Shivani back with the new video for class 10th, and in this video we are starting with the topic 4 of rise of nationalism in Europe. So both point of view से I've already told you इसमें से एक पक्का 5 मार्कर आने वाला है. तो मैंने आपके लिए इजी करने के लिए क्या किया है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए. काइंडली सी दैट आई एम श्योर उसी में से पेपर आने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू टॉपिक 4 ऑफ दिस चैप्टर. Our topic 4 of the rise of nationalism in Europe is making of Germany and Italy, and इसमें हम एक फ्रेंच केस ऑफ ब्रिटेन भी पढ़ने वाले हैं. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर से 5 मार्कर पक्का आ रहा है. तो स्टडी इट थोरली एंड अकॉर्डिंगली. राइट. तो सबसे पहले है मेकिंग ऑफ जर्मनी. मेकिंग ऑफ जर्मनी में हम ये पढ़ेंगे कि पूरा जर्मन यूनिफाई कैसे हुआ, एक नेशन स्टेट कैसे बना. राइट. अब जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली आई थी एंड मिडिल क्लास पीपल ने नेशनलिस्ट फीलिंग को स्प्रेड करने की कोशिश करी थी पूरे जर्मन को. दे ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन. उन्होंने कोशिश करी कि जर्मन के अलग अलग रीजन को यूनाइट करे. राइट. तो 1848 में एक नेशन स्टेट बनाई गई थी बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. राइट. तो अगर मैं जर्मन की बात करूँ, जर्मन was suppressed by the combined forces of monarchy and military. कौन चला रहा था जर्मन? combined forces of monarchy and military दोनों मिलके they were जर्मन को चला रहे थे. मोनार्की और मिलिट्री दोनों मिलके जर्मन को चला रहे थे. एंड मोनार्की को कौन सपोर्ट कर रहा था? जंकर्स ऑफ प्रशिया. जंकर्स ऑफ प्रशिया कौन थे? बड़े बड़े लैंड ओनर्स. ठीक है. उस टाइम पे प्रशिया का सीएम कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क. ठीक है. ही वाज द आर्किटेक्ट. ऑटो वन बिस्मार्क, ही वाज द आर्किटेक्ट. उन्होंने ही पूरा प्लान किया था. ठीक है. टू यूनाइट जर्मन. राइट. सो जर्मन वाज सप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री, एंड जो फोर्सेस थी इट वाज सपोर्टेड बाय लैंड ओनर्स जंकर्स ऑफ प्रशिया. उस टाइम पे जो प्रशिया का सीएम था वो था ऑटो वन बिस्मार्क. ही वाज द आर्किटेक्ट टू प्रोसेस टू द यूनाइट ऑफ जर्मन. उन्होंने क्या किया? प्रशियन आर्मी की हेल्प ली, ब्यूरोक्रेट्स की हेल्प ली, जो ऑफिशियल थे जर्मन गवर्नमेंट के. और 7 ईयर्स में, राइट, 7 ईयर्स में 3 वॉर्स हुए. एक वॉर हुआ ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ, एक फ्रांस के साथ. ठीक है. इसमें क्या हुआ? जब ये वॉर हुआ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, कौन जीता? इनमें प्रशिया जीती, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ. राइट. एंड 1871 जो प्रशियन किंग थे केसर विलियम वन, ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द जर्मन एम्परर. तो यहाँ पे जर्मन एक यूनाइटेड स्टेट बन गया. इसके इफेक्ट्स क्या थे? जितने भी प्रशियन मेजर्स थे और प्रैक्टिसेस थे, इट बिकेम द रोल मॉडल ऑफ द जर्मनी. मतलब एक जर्मनी में वो सब एप्लीकेबल होने लग गया. एक नई स्टेट बनी जिसमें मॉडर्न करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम आया, इंट्रोड्यूस हुआ. एंड एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस हुआ जर्मनी में, जिसमें प्रशियन स्टेट पावर्स की डोमिनेंस दिखाई. तो दो प्रशिया वाज रूलिंग जर्मनी, बट नाउ जर्मनी इज अ यूनिफाइड नेशन. राइट. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क वगैरह को हरा के, फ्रांस को हरा के, नाउ जर्मनी इज अ यूनिफाइड नेशन. फिर आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली. पूरे इटली को कैसे यूनाइट किया? मिड सेंचुरी में, राइट, मिड 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. ठीक है. एक स्टेट थी सर्दिनिया पिडमॉन्ट, और सर्दिनिया पिडमॉन्ट ही एक ऐसी स्टेट थी जिसमें एक इटालियन रूलर था जो रूल कर रहा था, दैट इज किंग विक्टर इमानुएल टू. ठीक है. एक ही मतलब 7 स्टेट में से 1 स्टेट वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, तो सर्दिनिया पिडमॉन्ट, बाय किंग विक्टर इमानुएल टू. North was under Austrian Habsburg, center was under Pope, southern was under the Bourbon King of Spain. ठीक है. बहुत सारी रीजनल और लोकल वेरिएशन, लैंग्वेज थी, डायलेक्ट्स थी, अलग अलग लैंग्वेज यूज करी जा रही थी. तो इटली को यूनिफाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था गिस्पी मजीनी ने. ठीक है. अब ये गिस्पी मजीनी के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसने क्या किया था? ही एम्ड एट क्रिएटिंग यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक. एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाना चाहता था. इसने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी विच इज यंग इटली इन मार्सेलिस. 2 रेवोल्यूशन करे, एक 1831 में, एक 1848 में, इटली को यूनाइट करने के लिए, बट दोनों रेवोल्यूशन फेल हो गए थे. ठीक है. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इटली को यूनिफाई करने की, किसके ऊपर थी? एक ही इटालियन प्रिंस था, सर्दिनिया पिडमॉन्ट किंग इमानुएल टू. उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पूरे इटली को यूनिफाई करना है. ठीक है. और यूनिफाइड इटली जो थी, अगर इटली यूनिफाई हो जाती है तो उनका सोचना था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट
होगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होगा। ठीक है। गिस्पी मजीनी के बाद एक और था काउंट सेवियर। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ही वॉज नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। सेवियर वॉज नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। इन्होंने एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई फ्रांस के साथ मिलकर, जिसकी वजह से सर्दिनिया पिडमॉन्ट के जो रूलर थे किंग इमानुएल टू, ठीक है, वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा पाए। ठीक है। तो काउंट केवियर इसमें एक किसका रोल हो गया, गिस्पी मजीनी का, केवियर का, और केवियर के बाद अब गिस्पी गरीबाल्दी का रोल। ये तीनों लिखने वाले यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। और इसमें ये था कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलेंटियर्स उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन करी। ठीक है। विद गिस्पी गरीबाल्दी 1860 में वो साउथ इटली गए, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज गए। ठीक है। वहाँ पे लोकल पीपल्स का सपोर्ट जीत के उन्होंने सपोर्ट स्पेनिश रूलर्स को हरा। तो कंक्लूजन क्या निकला, 1861 में इटली वॉज यूनिफाइड। अब पूरी इटली यूनिफाई हो गई। किंग विक्टर इमानुएल टू वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वॉज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इटली। ऑल राइट। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में आपने पहले बताना है कि 7 स्टेट्स थी, 7 में से सिर्फ एक स्टेट जो थी वो इटली प्रिंसली हाउस के साथ थी। बाकी कौन कौन किसके अंदर था वो बताना है। फिर गिस्पी मजीनी के बारे में बताना है, फिर केवियर के बारे में बताना है, गरीबाल्दी के बारे में बताना है। फिर कंक्लूजन देना है कि 1861 में फाइनली विक्टर इमानुएल टू वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इटली। ऑलराइट। फिर आता है इसका लास्ट सब टॉपिक, दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अगर मैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की बात करूं, नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड। 18th सेंचुरी में स्कॉटलैंड के अंदर एक भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। English Parliament seized the power from monarchy in 1688। 1688 में क्या हुआ था, इंग्लिश पार्लियामेंट ने सारी पावर्स को सीज करके अपने पास रख लिया था, मोनार्की की सारी पावर्स को ले लिया था और इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बना था। जब इंग्लैंड एक नेशन स्टेट बना था तो एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया गया था 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, और उसको नाम दिया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। राइट। इंग्लैंड ने अपनी पावर को इन्फ्लुएंस किया स्कॉटलैंड के ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट आया, इंग्लैंड मेंबर्स में कौन थे, दे वर इन मेजोरिटी सो दे डोमिनेटेड इंग्लैंड। इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड मेंबर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है। एंड उस टाइम पे इंग्लैंड ने क्या किया, अपनी पावर को इन्फ्लुएंस करके स्कॉटलैंड को भी अपने अंडर कर लिया। ठीक है। तो ये हो गया ब्रिटेन का। अब इसी में एक आयरलैंड का भी है। आयरलैंड में कौन रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। ठीक है। ये क्रिश्चियंस के दो कम्युनिटीज है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड ने क्या किया, अब यहाँ पे इंग्लैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड को अपने अंडर कर लिया। स्कॉटलैंड को अपने अंडर करने के बाद वो आयरलैंड गए। आयरलैंड में उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी और कैथोलिक्स को सप्रेस किया, एंड देन दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर कैथोलिक्स। इंग्लैंड ने फिर आयरलैंड को भी अपने अंडर कर लिया। 1804 में आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके। आयरलैंड को फोर्सिबली यूके का पार्ट बना लिया, उनको अपन अपनी पावर को इन्फ्लुएंस करके। इंग्लैंड ने क्या किया, आयरलैंड को फोर्सिबली यूके का पार्ट बना लिया। अब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एक हो गया। पहले इंग्लैंड था, इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड आया। ठीक है। स्कॉटलैंड के बाद अब आ गया आयरलैंड। अब ये बना आपका नया यूके। राइट। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस किया, एंड इंग्लिश वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग ओवर देयर। दिस इज हाउ द ब्रिटेन रूल स्टार्टेड। ओके। सो दैट इज इट। एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, इससे 5 मार्कर्स आने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस बनेंगी, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, कुछ भी चाहिए, you can reach us out on Instagram, Facebook or Telegram or on the number given below. Moreover, you can also comment down so that I can help you out. And for more such video, do not forget to reach us out on Instagram. Do not forget to subscribe my channel, and for the notification of my upcoming videos, do not forget to ring the bell icon. So I will be meeting you guys soon.